नेक्स्ट टॉपिक है फिर मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करने की एबिलिटी। ये जो वर्ड है ना मोबिलिटी, ये कैसे बना? मूवमेंट प्लस एबिलिटी। कोई भी चार्ज कैरियर किसी भी मीडियम के अंदर जब मूव करता है तो वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है उसके अंदर, उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। उसकी मोबिलिटी मतलब कितना फ्रीली वो मूव कर पाएगा। जैसे एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है, तो अगर वो इजीली मूव कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। और अगर उसके ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं, इजीली मूव नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उसकी मोबिलिटी कम है। ठीक है, तो मोबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है? मूवमेंट करने की एबिलिटी। किसी भी चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है, उसी का दूसरा नाम क्या है? मोबिलिटी है। ये जो मोबिलिटी है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है VD/E। कोई भी कंडक्टर है, सपोज करो उसके अक्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, किसकी वजह से? बैटरी कनेक्ट करने की वजह से। और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो मूव करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस एवरेज वेलोसिटी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो। कोई भी कंडक्टर है उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी, उस एवरेज वेलोसिटी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो। तो ये जो रेशियो अपने पास आएगा ये इस चार्ज पार्टिकल के लिए यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बराबर होगा। तो मोबिलिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई कर रखा है। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बोल सकते हो रफली। बाकी मोबिलिटी का मतलब तो ये होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी, कितना फ्रीली मूव कर सकता है। बाकी कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करेंगे। अब हमने पढ़ा था VD इक्वल्स टू क्या होता है? VD इक्वल टू E टो बाई M। यहाँ पे एक माइनस का सिंबल भी आता है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो माइनस सिंबल कंसिडर करना जरूरी नहीं है। तो मोबिलिटी को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो VD जो कि E टो बाई M के बराबर है डिवाइडेड बाई E से E कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा E टो बाई M। तो बताओ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही होता है, तो सिर्फ डिपेंड करेगी टो के ऊपर। और टो की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टो। और टो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम टो डिक्रीज हो जाता है, तो टो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इनडायरेक्टली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि म्यू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टी इंक्रीज करोगे तो टो डिक्रीज होगा, और टो डिक्रीज होगा तो म्यू भी डिक्रीज होगा। आई बात समझ में? तो ये रिलेशन याद रखना है इसके बारे में। सॉलिड्स के अंदर दो टाइप के चार्ज कैरियर हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए लगा रहे हो तब तो ये लिखा ही है, जैसे फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल्स टू E टो बाई M। M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप इसको होल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो म्यू फॉर होल ये होगा, होल पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही माना जाता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो E टो बाई मास ऑफ होल। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इन दोनों में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की या होल की? अब मैं आपको होल के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन करना इजी हो कि होल क्या चीज होती है। देखो, होल पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर। जैसे सिलिकॉन होता है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो एक सिलिकॉन का पीस हमने लिया सपोज करो, और ये सारे के सारे एटम सिलिकॉन के हैं, इसके अंदर प्योर सिलिकॉन है। ठीक है, जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चाहे सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, है ना। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये हर एक एटम क्या करेगा? अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। हर एक सिलिकॉन एटम के पास में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और इसको अगर स्टेबल होना है हर एक एटम को, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपने आसपास वाले
4 सिलिकॉन एटम के साथ में हर एक एटम एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से ये जितने भी एटम्स हैं अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और स्टेबल रहेंगे। अब सबके पास में देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, पार्टनरशिप वाला बॉन्ड होता है, तो सबके सब स्टेबल हो जाएंगे। अब सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, क्योंकि इस सिलिकॉन एटम के पास 4 तो पहले से थे और 4 इधर से आ गए, तो 8 हो गए ना। इसके पास में 4 तो पहले से थे, 4 और इसने पार्टनरशिप कर ली, तो अब ये क्रिस्टल स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, मान लो इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन जैसे हीट एनर्जी मिलती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो एटम से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। तो मान लो आपने इसको सफिशिएंट एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन को, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल गया, तो यहाँ पे तो खाली जगह बन गई ना। उस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ये जो खाली जगह बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, जिसको हम ओ के सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, होल है ये। ऐसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, हीट एनर्जी, तो ये भी यहाँ से फ्री हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया और इसकी जगह खाली जगह बन गई, उस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। ऐसे होल क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर। अब ये होल किसी न किसी बॉन्ड के अंदर क्रिएट होगा, और इसका जो मूवमेंट होगा वो भी बॉन्ड टू बॉन्ड ही होगा, तो इसके ऊपर एक बाउंडेशन है कि ये बॉन्ड टू बॉन्ड मूव कर सकता है होल। फ्री इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन होल के ऊपर क्या बाउंडेशन है कि वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में क्रिएट हो गया, दूसरे से तीसरे में हो गया, इस तरीके से वो बॉन्ड टू बॉन्ड ही मूव करेगा। तो बताओ ज्यादा फ्रीडम किसको है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, हमेशा बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा होल की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर है बात एकदम, बताओ कोई भी डाउट है तो यहां तक। तो मोबिलिटी के बारे में आप क्या क्या चीज याद रखोगे, 2 फॉर्मूले याद रखो इसके, एक तो VD अपॉन E, ये वाला फॉर्मूला, अगर VD और E दे रखा है तो। अदरवाइज ये दूसरा फॉर्मूला बताया, इसको मैं अलग से भी लिख देता हूं, म्यू इक्वल्स टू E टो बाई M, ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर पूछा जाए मोबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है और वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, जिससे मोबिलिटी भी घट जाएगी। तो सिर्फ एक ही चीज पे मोबिलिटी डिपेंड करती है और वो है टेम्परेचर। ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा होल की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस हैं आपके नोट्स में, वो करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसके ऊपर, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर ए गुड कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 अलग अलग केस दे रखे हैं इसने। फर्स्ट केस में ये बोला कि द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कोई कंडक्टर है, उसको आपने किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की, जो इसके अंदर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मोबिलिटी किस तरीके से चेंज होगी। अगर हम, पहला केस क्या है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस V को तो हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, लेकिन हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज। तो इससे मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू E टो बाई M। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। भी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन हो। तो टो के ऊपर मोबिलिटी डिपेंड करेगी, और टो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो टो क्या होगा, इंक्रीज, और टो इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो टी डिक्रीज करेंगे तो उससे टो इंक्रीज हुआ, और टो इंक्रीज होने से, क्योंकि ये इसके मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। अब इसका सेकंड केस देखो। सेकंड केस में इसने बोला कि ये जो कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हमने डबल कर दिया, और जो टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रखा।
अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि मोबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, मतलब वोल्टेज यहाँ पे डबल कर दिया मतलब इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट। लेकिन अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो मोबिलिटी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब मोबिलिटी रिमेंस कांस्टेंट। फॉर्मूला लिख देता हूँ, म्यू इक्वल्स टू ई टो बाई एम, तो मोबिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आया समझ में, क्लियर है एकदम।